क्लास ट्वेल्थ कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का केमिस्ट्री शुरू करेंगे। केमिस्ट्री में आप लोग जानते होंगे क्लास ट्वेल्थ का केमिस्ट्री में हमारा दो बुक आता है। पहला बुक है कि रसायन पार्ट वन, ठीक हिंदी माध्यम में पूरा रहेगा, जितना भी हमारा क्लास होगा सभी हिंदी माध्यम में होगा। देखिए सबसे पहला बुक है रसायन भाग वन, दूसरा बुक है रसायन भाग दो। इसमें हम लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। इसमें केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक दोनों बुक मोटा मोटा है। ठीक देखिए रसायन भाग दो है, इसको हम लोग बाद में शुरू करेंगे। इसके जितने भी चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा हम लोग बाद में चैप्टर शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग रसायन भाग वन यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री को शुरू करेंगे, जिसमें रसायन भाग वन क्लास ट्वेल्थ, ठीक इस प्रकार से आपका बुक रहेगा रसायन भाग वन का। ठीक इसमें टोटल चैप्टर की संख्या कितनी है, सबसे पहले हम लोग क्या शुरू करेंगे पार्ट वन का। तो देखिए इसमें टोटल चैप्टर की संख्या 9 है, याद रखिएगा इसमें टोटल 9 चैप्टर है। तो देखिए क्लास ट्वेल्थ पार्ट वन केमिस्ट्री, पार्ट वन केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ। ठीक इसमें चैप्टर्स की संख्या आप लोगों को नोट्स बनाना इस प्रकार से, जिसमें सबसे पहले आपको लिखना होगा टारगेट सेट करना होगा कितना टोटल चैप्टर्स है, ऐसे दिखाते हैं। देखिए इस प्रकार से बनाना है आपको। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ठोस अवस्था लिख दिए ऊपर, क्योंकि सबसे पहले चैप्टर देखिए केमिस्ट्री पार्ट वन। फिर अध्याय की संख्या टोटल कितना है, चैप्टर्स की संख्या 9 गो है, 9 चैप्टर का नाम लिख लिए हैं। ठीक फिर उसके बाद लिखेंगे कि पहला चैप्टर अध्याय वन ठोस अवस्था, इसमें टोटल टॉपिक्स कितना है, तो 11 टॉपिक है जिसको हमको कवर करना है। फिर लिखेंगे 11 टॉपिक का नाम लिख लेंगे पहले पूरा चैप्टर, इससे पूरा मिल जाएगा कि कितना चैप्टर हमको पढ़ना है। फिर पहला चैप्टर में कितना टॉपिक है, तो टोटल 11 टॉपिक है। 11 टॉपिक में पहला टॉपिक क्या है, ठोस अवस्था का सामान्य अभिलक्षण, तो वही लिख देंगे ठोस अवस्था का सामान्य अभिलक्षण, और उसके बाद इसका जो असामान्य अभिलक्षण लिख देंगे। इस प्रकार से पहला टॉपिक क्लियर करने के बाद फिर दूसरा टॉपिक का इस प्रकार से बनाइएगा। ठीक इससे आपको पता चलेगा कि कितने टॉपिक और बच रहा है, कितने टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, कितने टॉपिक हम लोग लिख चुके हैं। इसी प्रकार से आपको नोट्स बनाना है। अगर आपको नोट्स बनाने में कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल में, वहाँ पे आपको मेरा हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। वहाँ पे ये हैंड रिटन नोट्स में आपको सब पता चल जाएगा कैसे लिखना है, और इससे आप रिविजन भी कर सकते हैं। ठीक सारा नोट्स आपको वहीं पे मिलेगा। आज हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि इसमें कौन कौन सा चैप्टर है, आपको कॉपी में से ही लिखना है। तो चैप्टर्स की संख्या हम लोग को सबसे पहले एम बनाना होगा कि कौन कौन सा चैप्टर्स है, तो लिखेंगे चैप्टर्स की संख्या यानी कि अध्यायों की संख्या, अध्यायों की संख्या टोटल कितना है, तो हमें टोटल 9 चैप्टर्स है पार्ट वन में। केमिस्ट्री पार्ट वन का सिर्फ बात हो रहा है, तो टोटल 9 चैप्टर्स है। 9 चैप्टर्स का नाम क्या क्या है लिख देते हैं। ठीक आपको इसी लिख देना है केमिस्ट्री पार्ट वन। और सबसे पहले अध्यायों की संख्या टोटल 9 है। पहला ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। ठीक दूसरा क्या है देखते हैं, दूसरा है विलियन। दूसरा क्या है हमारा चैप्टर 2 विलियन। तीसरा है वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन। चौथा है हमारा रासायनिक बल गतिकी। चौथा देखिए चौथा है रासायनिक बल गतिकी। देखिए इसमें हम लोगों को टोटल 9 चैप्टर्स पढ़ना है। पहला चैप्टर ठोस अवस्था हो गया, ठीक दूसरा चैप्टर हमको पढ़ना है विलियन, तीसरा चैप्टर पढ़ना है वैद्युत रसायन, चौथा चैप्टर है रासायनिक बल गतिकी, पांचवा है पृष्ठ रसायन, छठा है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, तत्वों का कैसे निष्कर्षण किया जाता है। ठीक उसके बाद छठा हो गया, सातवां चैप्टर है पी ब्लॉक के तत्व,
इससे पहले 11th में हम लोगों को पढ़ना था कई सारा ब्लॉक के तत्व के बारे में, यहाँ पे पी ब्लॉक के तत्व के बारे में पढ़ना है। फिर 12 अगला है 8वां नंबर डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक के तत्व हम लोग 11th में पढ़ चुके थे। अब फिर अगला है 9वां उप सह संयोजक यौगिक के बारे में पढ़ना है। ठीक, 9वां सबसे लास्ट चैप्टर है पार्ट 1 का उप सह संयोजक यौगिक। तो ये टोटल हमारा 9 चैप्टर है। 9 चैप्टर्स को आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, या फिर अगर आप अभी नोट नहीं कर सकते हैं तो आपको हम पीडीएफ दे देंगे अपना हैंड रिटन नोट्स, उसमें से आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। ठीक, देखिए ये टोटल चैप्टर्स की संख्या कितना हो गया 9 गो। टोटल हमारा पहले 9 गो प्लस चैप्टर्स की संख्या लिख लीजिएगा, यानी कि टोटल 9 चैप्टर अगर हम लोग पूरा खल्लास कर देंगे तो हमारा केमिस्ट्री पार्ट 1 पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद पहला चैप्टर ठोस अवस्था शुरू क्या करेंगे आज हम लोग, ठोस अवस्था। इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। इसमें कितना टॉपिक है और फिर टॉपिक वाइज पूरा देखिए। इसमें ठोस अवस्था जो हमारा चैप्टर है इसमें टोटल 11 गो टॉपिक है। कितना टॉपिक्स है, टॉपिक्स की संख्या 11 है। ठीक, अगर हम 11 टॉपिक को पूरा क्लियर कर देते हैं तो हमारा चैप्टर 1 पूरी तरह से खलास हो जाएगा। फिर चैप्टर 2 निकालेंगे, फिर चैप्टर 3, जितना भी टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले टॉपिक की संख्या देखेंगे तो टोटल 11 टॉपिक है। टॉपिक की संख्या लिख के टॉपिक वाइज पढ़िएगा ना तो जल्दी खत्म होगा। इस प्रकार से जैसे हम मान लिया कि आज हमको चैप्टर 1 पढ़ना है, 11 टॉपिक है, आज हम लोग कम से कम 3 टॉपिक खत्म कर देना है। तो निकालना है बुक, 3 टॉपिक रीडिंग करके खत्म कर देंगे। यानी कि ऐसे हम लोग एम लेकर चलेंगे कि आज हम लोग 3 टॉपिक खत्म कर देंगे, अगला दिन हम लोग 5 टॉपिक, जैसे टॉपिक के आधार पर अगर छोटा मोटा टॉपिक रहेगा तो एक दिन में 2-4 टॉपिक खत्म हो जाएगा, 2-4-5 टॉपिक खत्म हो जाएगा। अगर बड़ा बड़ा टॉपिक रहेगा तो एक दिन में 1 से 2 टॉपिक खत्म होगा। ठीक, तो इस प्रकार से एम लेके चलेंगे तो हम लोग जल्दी खत्म होगा। टोटल कितना 11 टॉपिक है, 11 टॉपिक डेली कम से कम 3 टॉपिक खत्म करेंगे, यानी कि 3 से 4 दिन में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए तो लिखते हैं कौन कौन सा टॉपिक है वो आपको बताते हैं ठोस अवस्था चैप्टर 1 में। देखिए पहले इसको इरेज कर लेते हैं, आप लोग लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। और चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर 1 ठोस अवस्था। ठीक, पहला चैप्टर ठोस अवस्था। ठीक, इसमें हम लोग टॉपिक्स कितना पढ़ना है टोटल, इसमें हम लोगों को पढ़ना है टोटल 11 टॉपिक्स। टॉपिक्स की संख्या, नंबर ऑफ टॉपिक्स टोटल 11 है। ठीक, तो हमको 11 से टॉपिक्स पढ़ना है। चलिए 11 टॉपिक का नाम है, यहाँ पर 11 टॉपिक लिख लीजिएगा। उसके बाद पहला टॉपिक पढ़ेंगे उस पर टिक लगाएंगे, फिर दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे उस पर टिक लगाएंगे। इस प्रकार से हम लोगों को पूरा चैप्टर खत्म करना है। ठीक, सबसे पहला टॉपिक हम निकालेंगे। पहला टॉपिक का नाम है ठोस के सामान्य गुण। ठीक, पहला टॉपिक का नाम क्या है, ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण। पहला टॉपिक है ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण। मतलब कि ठोस अवस्था का कौन कौन सा नॉर्मल गुण है। सबसे पहले तो हम लोग ठोस अवस्था के बारे में जानेंगे, उसके बाद जानेंगे कि ठोस अवस्था का सबसे पहले नॉर्मल गुण क्या क्या होता है। तो टोटल 5 गुण होते हैं, उसके बारे में पढ़ाएंगे। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे उसको लिख देते हैं। आज हम लोग टोटल 2 टॉपिक कवर करेंगे। पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन हो गया, और टोटल टॉपिक की संख्या 11 टॉपिक लिख लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। अभी हम आपको 2 टॉपिक बता रहे हैं जो टॉपिक आज हम लोग खत्म करेंगे। तो 11 टॉपिक आप लोग लिख लीजिएगा। फ्रंट पेज में ठोस अवस्था लिखिएगा, चैप्टर 1 ठोस अवस्था। इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे आपको दिखाए थे ना, इसी प्रकार से अध्याय 1 देखिए यहाँ पे ठोस अवस्था। टॉपिक्स की संख्या 11। पहला ठोस अवस्था के समान अभिलक्षण, दूसरा क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस, फिर ठोस का वर्गीकरण। इस प्रकार से टोटल 11 टॉपिक आप देख सकते हैं। 11 टॉपिक इस प्रकार से लिख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद पहला टॉपिक लिखेंगे और फिर इसका क्या क्या इसमें पढ़ना है उसके बारे में लिखेंगे। जैसे कि सामान्य अभिलक्षण क्या क्या होता है तो लिख दिए हैं। इस प्रकार से हम लोग कवर करेंगे। आप लोग इस प्रकार से ही लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। तो आज हम लोग 2 टॉपिक पढ़ेंगे। टोटल 11 टॉपिक है, जिसमें से 2 टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, फिर 9 टॉपिक बच जाएगा हमारा। पहला टॉपिक क्या है, ठोस अवस्था का सामान्य
अभिलक्षण। फिर दूसरा टॉपिक जो हम लोग आज कवर करेंगे उसका नाम है क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक, क्या नाम है? क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस। आज हम लोग यही दो टॉपिक कवर करेंगे। ठीक, टोटल 11 टॉपिक है, आप लोग 11 टॉपिक का नाम लिख लीजिएगा। ठीक, आज ये दो टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ठोस अवस्था का सामान्य अभिलक्षण, सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करेंगे हम लोग, ठोस अवस्था का सामान्य अभिलक्षण। तो इस टॉपिक 2 को मिटा देते हैं, जिसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं। इस सब समझ गया ना? ठीक, तो हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, फिर ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण पे चलते हैं। इस चैप्टर 1 ठोस अवस्था में सबसे पहले टॉपिक ठोस अवस्था का सामान्य अभिलक्षण है। इससे पहले देखिए, सबसे पहले तो समझना होगा ठोस अवस्था क्या है, ठोस अवस्था के बारे में जानना होगा। तो आप लोग जानते होंगे जो पदार्थ होता है, पदार्थ किसे कहते हैं? कोई भी चीज जिसके पास द्रव्यमान है और जो स्थान घेरता है उसे पदार्थ कहते हैं। जो हमारा पदार्थ होता है, पदार्थ उसको भौतिक अवस्था के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर मुख्य रूप से 3 वर्गों में, वैसे तो 6 गए हैं। पहला होता है ठोस, दूसरा द्रव्य, फिर गैस है, फिर चौथा होता है प्लाज्मा, पांचवा होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और छठा होता है थर्मियोनिक कंडेंसेट। ठीक, तो हमको वो सब नहीं पढ़ना। हम लोग मेन रूप से 3, मेन रूप से कितना होता है 3, बुक में भी सिर्फ 3 का ही चर्चा है, चौथा पांचवा छठा का चर्चा नहीं है, इसलिए हम लोग एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे। देखिए, पदार्थ है मेन रूप से भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ में कितने प्रकार होता है? 3 गो होता है। पहला क्या होता है? ठोस। ठोस पदार्थ भौतिक अवस्था के आधार पर कितने अवस्था में पाया जाता है? पहला ठोस हो गया, यानी कि ठोस अवस्था। दूसरा होता है द्रव, ठोस द्रव। तीसरा क्या होता है? गैस। ठोस द्रव गैस, जिसमें से हम लोगों को आज इस चैप्टर में, टोटल चैप्टर का ही नाम है ठोस, यानी कि ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के बारे में A to Z क्या क्या ठोस अवस्था में सारा चीजें हम लोग पढ़ना है। 12th का पहला चैप्टर ठोस अवस्था, इसके बारे में ठोस अवस्था। द्रव और गैस के बारे में हम लोग को 11th का ही चैप्टर में पढ़ना था, 11th में ही से था द्रव और गैस। मेन रूप से ठोस के बारे में पढ़ना है 12th का पहला चैप्टर, यही हमारा ठोस अवस्था, इसी का नाम है ठोस अवस्था चैप्टर। देखिए, तीनों को बता देते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? जिसके आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, या फिर हम हट जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, या फिर अगर आप नहीं अभी नोट्स कर पाइएगा तो हम आपको हैंड रिटन नोट्स आपको दे ही देंगे, जो आपको दिखाए हैं वहां से आप लोग जरूर नोट बना लीजिएगा, ताकि आपको रिविजिंग करने में आसानी हो और फिर क्वेश्चन बनाते समय आप अपना नोट्स देख सकें। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, खुद का नोट्स जरूर बनाइएगा, भले ही आपका कहीं से नोट्स ले लें, लेकिन आपका खुद का नोट्स जरूर बनाइएगा, डिजिटल नोट्स से सिर्फ नहीं होगा। ठीक, तो जिसके पास द्रव्यमान हो, तो जिसके पास द्रव्यमान हो तथा स्थान घेरे, जिसके पास द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरता है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कितने अवस्था में पाए जाते हैं? 3 अवस्था में, भौतिक परिवर्तन के आधार पर। ठीक, भौतिक अवस्था में टोटल हम लोग 3 पाया जाता है, ठोस द्रव गैस। मुख्य रूप से ही 3 को ठोस द्रव गैस है। ठोस किसे कहते हैं? जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। द्रव किसे कहते हैं? जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। और गैस किसे कहते हैं? जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। आपका क्या कुछ नहीं समझ में आ रहा है? देखिए ध्यान से समझते हैं। ठोस क्या है? ठोस का मतलब होता है जिसका आयतन मतलब होता है कि कितना क्षेत्र घेरा हुआ है, एकदम निश्चित रहे। जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार से ठोस होता है। ठीक, ये हो गया। इसके अंदर इस प्रकार से, इसके अंदर का एक कण है जिससे बना हुआ है ठोस। अणु, परमाणु, आयन, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक, ये ठोस हो गया। कितना का है? 1 kg का
ठोस कुछ भी हो सकता है, लोहा, गेंद, बॉल, कुछ भी हो सकता है जो भी ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक, जैसे मार्कर, मार्कर भी ठोस है। ठीक, द्रव क्या हो जाएगा, द्रव का देखिए, द्रव भी इस प्रकार से हो जाएगा, थोड़ा फैल फैल रहेगा। ठीक, ये हो गया द्रव। द्रव में क्या होता है, इसका आयतन तो अनिश्चित होता है और आकार निश्चित, मतलब कि इसका आयतन, मतलब अगर पानी पे गिरा दीजिएगा तो जहां पे रखिएगा अलग अलग चीज में तो इसका आयतन अलग अलग हो जाएगा। मान लीजिए कि पानी को उठाएं, द्रव है, द्रव मतलब कि पानी, पानी के मान लीजिए इसको अगर हम गिलास में रखेंगे तो ये गिलास का शेप ले लेगा। यदि हम इसको प्लेट में रखेंगे, इस प्रकार से प्लेट है, इसमें रखेंगे तो ये प्लेट का शेप ले लेगा। यानी कि इसका आयतन तो निश्चित है कि 1 kg का है, 1 लीटर का, सॉरी 1 लीटर का है। पानी तो लीटर में नापते हैं, तो 1 लीटर का आयतन तो निश्चित है कि 1 लीटर का है, लेकिन अलग अलग चीज में अलग अलग अपना अवस्था चेंज कर ले रहा है। इसका अवस्था चेंज नहीं होता है, उसी को कहते हैं आयतन। अवस्था चेंज मतलब आयतन। अगर हम इसको प्लेट में रखेंगे तो ये प्लेट का अथी अवस्था ले लेगा, जैसे प्लेट प्लेट होगा, प्लेट का आकार ले लेगा। गिलास में रखेंगे तो गिलास का आकार ले लेगा। यानी कि जो द्रव्य होता है उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। ठीक, तीसरा होता है गैस। गैस का इस प्रकार से होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इसमें क्या होता है ना कि अंदर बहुत सारा खाली स्थान हो जाता है। गैस के मॉलिक्यूल्स में अंदर बहुत सारा खाली स्थान होता है, जिससे इसमें मास बहुत कम होता है। जैसे मान लीजिए कि इसका ना आयतन निश्चित होता है ना आकार निश्चित होता है। अगर हम लोग गैस को एक कटोरी में ढालेंगे तो उसका वजन भी कम जाएगा, हवा में उड़ जाएगा और फिर उसका शेप ले लेगा कटोरी का। यानी कि न इसका आयतन निश्चित होता है ना आकार निश्चित होता है। गैस जैसे हवा, वायु, ये गैस अवस्था में तो है, तो इसके बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना है। इसके बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना, पढ़ना है किसके बारे में, ठोस, ठोस अवस्था के बारे में। इसको में बारे में ध्यान से, अगर ये सब नहीं समझ में तो ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में। मेन है ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट, इसके बारे में पढ़ते हैं ध्यान से पूरा समझ के। ठीक, इसके ठोस अवस्था में क्या होता है, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच स्थान बहुत कम रहता है। मॉलिक्यूल्स मतलब इसका कण, इसके जिस कणों से मिलकर बना होता है, कण मतलब कि इसका परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन। परमाणु, अणु, आयन क्या है, परमाणु मतलब कि जिस कोई भी चीज होता है परमाणु से मिलकर बना होता है। आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सभी चीज परमाणु से मिलकर बना होता है या फिर अणु से मिलकर बना होता है। तो जिस मान लीजिए कि क्या है, लोहा है, लोहा, लोहा का बड़ा सा गुटका है। ठीक, लोहा का गुटका है, तो यह आयरन परमाणु से बना होगा, Fe। तो इसके आयरन परमाणु के जो कणों की संख्या है अंदर, अगर ठोस अवस्था में है तो इसके कणों की संख्या अंदर जो है बहुत सारा घनत्व ज्यादा होगा, यानी कि बहुत सारा कण एक साथ रहेगा। इसके बीच का स्थान बहुत कम होगा। इसके बीच अंदर का स्थान जिसे कहते हैं अंतरा आणविक स्थान, अंतरा आणविक स्थान यानी अंतरा अणु का स्थान बहुत कम रहेगा, लेकिन अंतर अणु आकर्षण बल बहुत ज्यादा रहेगा। अंदर ये दोनों के बीच पकड़ने, एक दूसरे को पकड़ने रहने का बल बहुत ज्यादा रहता है, इसे कहते हैं अंतर अणु आकर्षण बल। चलिए लिखते हैं, सामान्य अभिलक्षण है ना, सामान्य अभिलक्षण चैप्टर में इसी में आपको बताएंगे, सारा चीज के बारे में बताते हैं। सॉलिड लिक्विड गैस समझ गए, इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। चलिए ठोस अवस्था को समझते हैं। देखिए ठोस अवस्था में क्या होता है, इस प्रकार से ठोस अवस्था का मॉलिक्यूल्स होता है। ये मान लीजिए ये हमारे पास लोहा का एक गुटका है या फिर चादर है, कुछ भी मोटा चादर है लोहा का। ठीक, इसके अंदर जो परमाणु होगा लोहा का, आयरन का परमाणु होगा, जिससे मिलकर बना है परमाणुओं से, उसका जो अंदर का स्थान बहुत कम रहेगा। अंदर का मतलब कि खाली स्थान बहुत कम रहेगा, सभी में परमाणु भरा हुआ होगा, अंदर खाली स्थान बहुत कम होगा। देखिए अंदर खाली स्थान बहुत कम, ना के बराबर होगा। इनके अणुओं के बीच एक दूसरे को बांधे रखने की क्षमता बहुत ज्यादा होगा, इसे अंतरा अणु आकर्षण बल कहते हैं। इनके अणुओं के बीच आपस में एक दूसरे के पकड़े रहने की क्षमता बहुत ज्यादा होता है। ये क्षमता ज्यादा क्यों होता है, तो जब नजदीक नजदीक होता है, ठोस अवस्था के यही तो गुण है कि ठोस अवस्था में जब कोई चीज होता है तो उसके अणुओं के बीच एक दूसरे को पकड़ कर रखने की क्षमता बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जो गर्म उष्मा होता है, उष्मीय ऊर्जा, यानी कि उष्मीय ऊर्जा मतलब जब किसी चीज को गर्म करते हैं तो जैसे पानी का अगर बर्फ जमा कर गर्म कीजिएगा तो लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। यानी कि उष्मीय गुण में ये क्षमता होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है इसका गति को बढ़ा देता है। जो एक दूसरे को पकड़ रखा है एकदम शांति से इस पर बैठा हुआ है, इसकी गति को बढ़ा देता है।
ये अंदर गति करता है लेकिन बहुत धीरे धीरे अपने ही जगह पे गति करते रहता है, अपने जगह पे ही हिलते रहता है अंदर, ठीक, गति करते रहता है बहुत धीरे धीरे अपने स्थान पे से अंदर डुलते रहता है। ये सब जितना भी बात हो रहा है सब अंदर क्वांटम लेवल पे हो रहा है, यानी कि परमाणुओं की अवस्था पे हो रहा है, परमाणु जिसे अंदर बना हुआ है, जिस चीज से बना हुआ है, ठीक। तो अंदर इसका स्थान बहुत कम रहता है, इसलिए अपने जगह पे एकदम सिकुड़ कर रहता है, इसके अंदर खाली स्थान बहुत ज्यादा कम होता है। इस पर रस देखिए, ठोस के अंदर खाली स्थान यानी कि अंतराणुक स्थान बहुत कम होता है, अंतराणुक स्थान बहुत कम होता है, लेकिन अंतराणुक आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, एक दूसरे को बांधे रखने की क्षमता बहुत ज्यादा, एक दूसरे को बांधे रखते हैं, ठीक। लेकिन जो उष्मीय ऊर्जा होती है उसमें हटा देता है, जो उष्मीय ऊर्जा होता है एक दूसरे को बांधे रखने की क्षमता को कम कर देता है, इसलिए जब हम गर्म करेंगे तो ठोस अवस्था से लिक्विड अवस्था में चला जाता है, यानी कि द्रव में चला जाता है, ठोस से द्रव बन जाता है। क्यों? क्योंकि जो उष्मीय ऊर्जा होता है वह इसको अंदर का आकर्षण बल को कमजोर कर देता है, एक दूसरे को पकड़े रहता है, इसको कमजोर कर देता है, इसलिए सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चला जाता है, यानी कि ठोस से द्रव अवस्था में चला जाता है। अब कैसे जाता है देखिए, ये है ये क्या हुआ, इसका कण, जिन कणों से मिलकर बना होता है, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन कुछ भी हो सकता है, जिनसे ये बना हुआ है, इनके बीच अंतर अणु स्थान बहुत कम होता है, ठीक। तो ये समान ठोस अवस्था के समान अभिलक्षण लिखना है, तो सबसे पहला अभिलक्षण यही हो जाएगा, सबसे पहला कि अंतराणुक स्थान बहुत कम होता है, ठीक, बहुत कम होता है, ठीक। ठोस अवस्था की परिभाषा हम लोग इसे निकाल सकते हैं। ठोस अवस्था किसे कहते हैं? जिस अवस्था में जो अंदर कणों होते हैं, कणों के बीच का अंतराणु का स्थान बहुत कम होता है, कणों के बीच का स्थान बहुत कम होता है तथा आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। दूसरा क्या हो गया, इसका सामान्य अभिलक्षण दूसरा हो गया अंतरा मतलब कि अंदर का, अणु मतलब कि जो जिस कणों से बना हुआ है अणुओं का स्थान बहुत कम रहता है, खाली स्थान यहाँ पर देख सकते हैं बहुत कम है, ना के बराबर। अंतराणुक बल ज्यादा अंतराणुक बल ज्यादा होता है, मतलब एक दूसरे को पकड़ के रखने की क्षमता बल बहुत ज्यादा होता है, ठीक। एक दूसरा हो गया समान अभिलक्षण, ठोस अवस्था का समान अभिलक्षण में। तीसरा क्या होगा, इसका समान अभिलक्षण, जिसकी कण होता है इसका निश्चित होता है, जो कण होता है यह निश्चित आकार का होता है, निश्चित ज्यामितीय आकार का होता है, इसका जो कण होता है यह निश्चित आकार का होता है, ठीक। देखिए लिखेंगे, इनके कणों, जो जिन कणों से मिलकर बना होता है इसका आकार निश्चित होता है, बदलता नहीं है, इतना ऐसे ही रहेगा। इनके कणों का आकार निश्चित होता है, ठीक। ठोस अवस्था के कणों का आकार निश्चित होता है। तीसरा हो गया, चौथा पॉइंट होगा, देखिए इनका आयतन और आकार निश्चित होता है, यानी कि आयतन है, अगर आयतन मतलब कि इस शेप में है तो इसी शेप में रहेगा और इसका शेप बदलेगा नहीं, इसका जितना स्थान घेरा हुआ पहले से इतने ही स्थान घेरते रहेगा, यानी कि इसका आयतन और आकार निश्चित होता है, आयतन और आकार भी निश्चित होता है, ठीक। आयतन और आकार निश्चित होता है, समझ गए ना, इसका आयतन तथा आकार निश्चित होता है। ठोस अवस्था का समान अभिलक्षण, इसका आयतन और आकार निश्चित होता है। ये कठोर होते हैं, जो ठोस होते हैं ये कठोर होते हैं। पांचवा गुण हो जाएगा,
ये कठोर होते हैं। जैसे ईटा पत्थर होता है ठोस अवस्था में होता है, तो ईटा पत्थर देखे ना कठोर होता है, मुलायम नहीं होता है, यानी कि ये कठोर होते हैं। इस प्रकार से इसका 5 गो ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण लिख देंगे। ये हमारा पहला टॉपिक है, तो इसलिए हम इसको इस प्रकार से नहीं लिखेंगे। कॉपी में आप लोग नोट्स बनाइएगा तो इसको पहला टॉपिक लिखेंगे इस प्रकार से, टॉपिक संख्या 1। ठीक, इस प्रकार से ठोस अवस्था का सामान्य अभिलक्षण लिख के इस प्रकार से लिख दीजिएगा, ताकि पता चले कि ये टॉपिक है, पहला टॉपिक हम लोग क्लियर कर रहे हैं। ठोस अवस्था का सामान्य अभिलक्षण यही है, टोटल 5 इसका सामान्य अभिलक्षण है, इसी के बारे में। इसका मतलब हमारा पहला टॉपिक क्लियर हो गया, पहला टॉपिक खलास खत्म। अब हम लोग टोटल चैप्टर 1 में टोटल हमारा कितना टॉपिक बच गया है, टोटल मात्र 10 टॉपिक। हमारा टोटल 11 टॉपिक था, जिसमें पहला टॉपिक तो इतना तुरंत खत्म हो गया। पहला टॉपिक था ठोस अवस्था का सामान्य अभिलक्षण को लिखना, ठोस अवस्था का सामान्य अभिलक्षण क्या है, तो पता चल गया ठोस अवस्था का सामान्य अभिलक्षण क्या होता है। पहला अभिलक्षण, अंतरा अणु स्थान बहुत कम होता है। इसके देखिए, अणुओं के बीच का खाली स्थान बहुत कम होता है, लेकिन वही द्रव्य में ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है द्रव्य में। द्रव्य इस प्रकार से होता है, देखिए ये वो यहाँ, ये वो यहाँ, ये वो यहाँ, ये वो यहाँ, ये वो यहाँ। गैस में तो होता ही नहीं, लगभग ये वो यहाँ, ये वो यहाँ, ऐसे होता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है अंतराणु का स्थान, बहुत ज्यादा, लेकिन द्रव्य में इस गैस से कम होता है, लेकिन ठोस से बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ठोस में अंतराणु का स्थान बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, और जो इसके कण होते हैं आपस में पूरा जकड़े होते हैं, आपस में इसका आकार निश्चित होता है, एकदम एक दूसरे से आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, इनके अंदर आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, अंतरा अणु आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, एक दूसरे को पकड़ को रखने की क्षमता बहुत ज्यादा होता है। ठीक, इसलिए जब कलम को मार्कर के ले लीजिए, क्या है, ठोस है, इसको तोड़ेंगे तो टूटेगा नहीं, किंतु इसके जो कण से मिलकर बना है, इसके अंदर का जो कण है उसका आकर्षण बल बहुत ज्यादा रहता है, आकर्षण बल एक दूसरे को पकड़ के रखने की क्षमता ज्यादा होता है, इसलिए हमें ज्यादा बल लगाना पड़ता है इसको अलग करने के लिए। तीसरा क्या है, इनका कणों का आकार निश्चित होता है। ये मार्कर है ठोस अवस्था में, इसका कण का आकार ये ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम इसको गिलास में रखेंगे तो ये गिलास का शेप ले लेगा, इसको हम लोग थाली में रखेंगे तो थाली का शेप ले लेगा, नहीं, जैसा है वैसने रहेगा, चेंज होवे नहीं करेगा। जैसा इसका शेप है इस प्रकार से इसका शेप है, इसी प्रकार से रहेगा। ठीक, तो ये हो गया ठोस अवस्था का तीसरा। चौथा क्या है, आयतन और आकार निश्चित होता है। ठीक, इसका आयतन और आकार निश्चित होता है, लिख दीजिए। आयतन मतलब कि इसका मास, द्रव्यमान, इसका जो द्रव्यमान है वो निश्चित होगा, कितना लीटर का है या फिर कितना किलो का है, एकदम निश्चित। अगर मान लीजिए इसको तौले हम तो 100 ग्राम के आया तो 100 ग्राम का रहेगा, ऐसा नहीं कि इसको हम गिलास में रख देंगे तो 50 ग्राम का हो जाएगा, आधा उड़ के चल जाएगा हवा में, ऐसा नहीं होगा। या फिर पानी थाली में रख देंगे तो ये हो जाएगा पाव भर के, ऐसा नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा। अगर 100 ग्राम के है तो 100 ग्राम रहेगा। ठीक, यानी कि इसका आयतन और आकार निश्चित होगा। ये कठोर होता है, यानी कि देखिए कठोर होता है, मुलायम नहीं होता कि इसको पकड़ कैसे पुल पुल करा देंगे, मुलायम है नहीं ना, ये क्या है, कठोर है, इसको दबाएंगे तो नहीं दबेगा, कठोर होता है। इसके अंदर स्थान ही कम होता है, तो अगर हम इसको दबाते हैं, अगर ये दब जाता है, यानी कि इसके अंदर स्थान बहुत ज्यादा था ना, इसका जो कण है, और जितना स्थान था उधर घुस गया, यानी लेकिन इसके अंदर कण अंतराणु का स्थान बहुत कम होता है। स्थान जब कम होता है, इसको दबाइएगा तो दबेगा कैसे, स्थान तो अंदर कम है, तो और कितना चपाएगा, पहले ही से इसमें कोच कोच के पूरा चप्पल है, और कितना चपाएगा। ठीक, इसको दबाएंगे तो नहीं दबेगा, कठोर होता है। ठीक, यही है 5 सामान्य अभिलक्षण, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। दूसरा इस समझिए ठोस कण, इस ठोस अवस्था इस प्रकार से बना लीजिएगा ठोस अवस्था का। ठीक, अब देखिए अगला चीज क्या है, आपको यहाँ यहीं पे समझाते हैं, इसको ऐसे किए बिना है। जो कण है हम आपको इस प्रकार से समझा दिए, चेन बना के, हो सकता है इस प्रकार से भी तो हो सकता है। आपको मन में सवाल उठेगा कि आप बताएं कि ठोस अवस्था में कण का बीच का दूरी बहुत, अंतराणु का स्थान बहुत कम होता है, कणों के बीच की दूरी बहुत कम होता है, एकदम सब नजदीक होते हैं, एक दूसरे को कस के जकड़े होते हैं। तो लाइन में रहना जरूरी है कि पहला दूसरा तीसरा इसी के लाइन में रहना जरूरी है? नहीं, ये ऐसे भी हो सकता है, एगो यहाँ, एगो ऐसे 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 लाइन बना ले, कोई ऐसे 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 लाइन बना ले, ऐसे लाइन, मतलब ऊपरी नीचे की तरह लाइन बनाना जरूरी है। कोई यहाँ पे बड़ा, कोई छोटा परमाणु, कोई छोटा कोई बड़ा, इस प्रकार से बना रहे। ठीक, यानी कि इसके स्थानीय ना कम करना है, ये थोड़े कहा गया है कि इसको एकदम एक निश्चित क्रम में रखना है। स्थानीय, ये भी ठोस अवस्था, ये भी ठोस अवस्था है, ये भी क्या है, ठोस अवस्था, ये भी ठोस अवस्था है। लेकिन इसके अंदर क्या है, जो जितना भी इसका अंदर का परमाणु है, इसका कण है, जो भी इसका कण है जिससे ये बना हुआ है, वो सब एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यानी कि लाइन बाय लाइन बैठा हुआ है, बढ़िया से एकदम चक्कर पकड़ नहीं कर रहा है, बढ़िया से एकदम शांत स्टूडेंट की तरह बैठा हुआ है। लेकिन जो इसका कण है, कोई इधर छितराया हो, इसके में सेम है, इसके अंदर स्थान भी बहुत कम है, आकर्षण बल भी सबके बीच ज्यादा है, लेकिन कोई यहाँ छितराल हुआ है, मतलब कि
कोई बढ़िया से पूरा एक अथी पैटर्न बना के नहीं बैठा हुआ है। पैटर्न मतलब एक बढ़िया से क्रम बना के नहीं, क्रमबद्ध तरीके से नहीं है कोई यहाँ। बाकी सब चीज तो लक्षण सेम ही है। देखिए स्थान बहुत कम, बहुत ना के बराबर स्थान है। आकर्षण बल बहुत ज्यादा, एक दूसरे के सटा हुआ है, आकर्षण बल बहुत ज्यादा रहेगा। फिर देखिए इनके कानों का आकार निश्चित होता है, आकार निश्चित रहेगा। आयतन निश्चित रहेगा, 1 kg का 1 kg का रहेगा, चाहे लोटा में रखे चाहे गिलास में रखे। फिर इसका ये कठोर तो होवे करेगा, लेकिन ये क्रम में सजाया हुआ है, इसको क्रम में नहीं सजाया हुआ है। ये भी ठोस है, ये भी ठोस है। तो यहीं से हमारा दो प्रकार का ठोस क्या किस प्रकार का होगा, कितने प्रकार का, दो प्रकार का। पहला हो गया कि जिसमें जो उसके अंदर का कण होगा वो बढ़िया से दम क्रम प्रक्रम वाइज सरिया कर बैठा हुआ। जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं तो दम बढ़िया से दम जब प्रे होता है, प्रार्थना होता है, तो लाइन में एकदम बढ़िया से खड़ी हो जाते हैं। ये सब लाइन में बढ़िया से खड़ी हो गया है। ये पहला ठोस का प्रकार। दूसरा ठोस का प्रकार हो गया कि सब जहां तहां ऐसे रहेगा, लेकिन रहेगा सब सटले पटले, लेकिन कोई लाइन में नहीं रहेगा, सब ढेर से घुसमुचाड़ रहेगा एक ही में। समझ गए? ठोस दो प्रकार का होगा। पहला जिसमें जितना भी उसके जिन कणों से बना है कण एक क्रमबद्ध तरीके से बैठा हुआ होगा। लेकिन दूसरा में क्या होगा, उनका कण जैसे तैसे कोई क्रमबद्ध तरीके से नहीं होगा, जैसे तैसे रहेगा। बाकी लक्षण तो इसमें दोनों में सेम रहेगा, लेकिन क्या है इसमें रहेगा दोनों तो ठोस ही है, लेकिन इसके अंदर जो कण है वो एक दूसरे से दम बढ़िया से एक बढ़िया पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसके अंदर पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है। इसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसको बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल मतलब कण। क्रिस्टल मतलब कण, जिन कणों से बना हुआ है, चाहे वो अणु हो, परमाणु हो, या फिर आयन हो, जिनसे ये बना हुआ है। ठीक, तो जो क्रिस्टलीय ठोस क्या होगा, जिसमें अंदर के कण, ठोस के अंदर के कण एक बढ़िया सा क्रमबद्ध तरीका से बैठा होगा, उसे कहें क्रिस्टलीय ठोस। ये हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिस्टल से नहीं बना है। क्रिस्टल मतलब कण, इस कणों से नहीं बना है, ये नहीं। इसका मतलब ये है कि ये क्रमबद्ध तरीका से नहीं बैठा हुआ, सब डिसिप्लिन में नहीं रहेगा, जैसे तैसे सब छितरा रहेगा जहां तहां, लेकिन रहेगा ठोस ही, लेकिन अलग अलग तरीके से जहां तहां छितरा के बैठा रहेगा। लेकिन ये सब दम अनुशासित बच्चे की तरह बढ़िया से बैठा रहेगा, उसे कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस। और जिसके कारण अनुशासन में नहीं रहेगा, मतलब कि क्रमबद्ध तरीके से नहीं रहेगा, उसे कहेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। इसी से हमारा दूसरा टॉपिक बनता है, जिसका नाम है क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस। दूसरा टॉपिक हमारा नाम है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। समझ गए क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है? अब इसके बारे में और विस्तार से समझाते हैं। इन दोनों का क्या क्या अंतर होता है, दोनों के बीच में काफी महत्वपूर्ण है। दोनों के बीच अंतर लिखना, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के बीच। अभी तो आपको मात्र एक अंतर पता चला है कि ये होता है क्रमबद्ध। इसके कण, क्रिस्टलीय ठोस का कण क्रमबद्ध तरीका से रहता है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस का कण जो होता है अनुशासित नहीं रहता, जहां तहां छितरा के ऐसे रहता है, भले वही रूम में, लेकिन जैसे तैसे छितरा के बैठा है। लेकिन जो क्रिस्टलीय ठोस होगा एकदम बढ़िया से अनुशासित तरीका से एकदम लाइन लाइन में रहेगा सब इसका कण। लेकिन इसका पहला अंतर तो आपको पता चल गया। देखेंगे दूसरा अंतर क्या होगा, दूसरा अंतर, तीसरा अंतर, बाकी सब दूसरा टॉपिक, अगला टॉपिक हम लिखते हैं उसमें बताते हैं। अब इसका अगर पहला टॉपिक आप लोग समझ गए ठोस अवस्था का क्या क्या गुण होता है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, हम हट जाते हैं। आप लोग, अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है? क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस। दूसरा हमारा टॉपिक है क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस। ये क्या है, इसे ध्यान से समझ क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस किससे कहेंगे? जिसमें जिसका कण होगा क्रमबद्ध तरीके से बैठा होगा। आपको हम एग्जांपल देके बताए थे, तो लिखेंगे परिभाषा। परिभाषा आप लोग कॉपी में लिखिएगा। देखिए क्रिस्टलीय ठोस आप बता देते हैं कैसे। हमने आपको ये नोट्स मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल है उसमें आपको मिल जाएगा ये नोट्स। देखिए इस प्रकार से बनाया। देखिए क्रिस्टलीय ठोस लिखे हैं, फिर इसका परिभाषा लिख के इसका गुण लिखेंगे। क्रिस्टलीय ठोस हो गया, अक्रिस्टलीय ठोस हो गया, इसका गुण हो गया। फिर दूसरा क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, इसका परिभाषा लिख के गुण लिखेंगे। ठीक,
क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस। लेकिन किस आधार पर किया गया है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस? तो इसके अंदर का संरचना के आधार पर, आंतरिक कणों की संरचना। अब हमको क्या बताएं, देखिए उसका संरचना बनाते हैं फिर से। ये पहला हो गया, जिसमें इसका अंदर का कण होगा वो एक पैटर्न को फॉलो करेगा, इस प्रकार से पैटर्न को फॉलो करना, ऐसा अनुशासित तरीका से। लेकिन दूसरा होगा, इसमें कोई पैटर्न नहीं फॉलो करेगा, जैसे जैसे जहां तहां। क्या होगा क्रिस्टलीय ठोस, जिसमें एक बढ़िया पैटर्न फॉलो कर रहा है, अंदर क्रमबद्ध तरीका से है इसका कण। इसका कण जो है अंदर, तो ये एक क्रमबद्ध तरीका से नहीं है, जैसे तैसे जहां तहां छिड़का है। तो हम लोग किस आधार पे इसको बांट रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस में? तो इसके कणों की संरचना के आधार पे, जो ठोस है, ठोस को कणों की संरचना के आधार पे दो भागों में बांटा गया है। पहला क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। समझ गए? टॉपिक लिख लीजिएगा कॉपी में, टॉपिक नंबर 2। टॉपिक 1 खत्म हो गया है, अब 10 टॉपिक मात्र बचा है, जिसमें से टॉपिक दूसरा है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो इसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टलीय, इसको बोलेंगे अक्रिस्टलीय। तो हम किस आधार पे इसको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय कह रहे हैं? तो कणों की संरचना के आधार पे कह रहे हैं कि इसका जो कण है वो एक बढ़िया प्रक्रम फॉलो कर रहा है, तो ये होगा क्रिस्टलीय ठोस। लेकिन इसका जो कण है एक प्रक्रम नहीं फॉलो कर रहा, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से नहीं है, तो इसको बोलेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। यानी कि ठोस है, इसको कणों की संरचना के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। समझ गए? ध्यान से समझिए, ठोस को कणों की संरचना के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। यानी कि क्रिस्टलीय ठोस मतलब जिसके अंदर का कण एक क्रमबद्ध तरीका में रहेगा, और अक्रिस्टलीय जिसमें क्रमबद्ध तरीका से नहीं रहेगा। बहुत बार समझा दिए हैं आप लोग, आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे, इसको इरेज करते हैं। ठीक, क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस लिखेंगे। आप लोग भी लिखिएगा कॉपी में, साथ साथ अगर लिखना चाहते हैं तो साथ साथ लिखिएगा, क्योंकि बाद में हो सकता है आपको याद न रहे। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर मिल जाएगा वैसे PDF, जो आपको हैंड रिटन नोट्स है वो मिल जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, खुद का नोट बनाना बहुत जरूरी है, आप लोग ध्यान से सुनिए। ठीक, अब समझ में आ रहा है तो समझ गए आप, बहुत अच्छा है। या तो आप मेरा नोट्स बिना देख लिए ही बना लीजिए, और जहाँ पे कुछ दिक्कत होगा, नहीं कुछ याद आता रहेगा, तब आप मेरा नोट्स देखिएगा। व्हाट्सएप चैनल में आपको दे देंगे फ्री में, कोई पैसा नहीं रहेगा, बिल्कुल फ्री है सब कुछ। ठीक, तो आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, लेकिन कब देखना है? जब आपसे नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप समझ गए हैं पक्का, अगर आप समझ गए हैं तो आप लोग खुद से ही लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, देखिए कणों के संरचना के आधार पर ठोस दो प्रकार के होता है। दो प्रकार के होते हैं, ठीक, होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो जाएगा हमारा? क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय इसका परिभाषा आप खुद बताइए। इसका परिभाषा हम नहीं बताएंगे, इतना समझा दिया, आपको पक्का याद हो गया होगा। इसका परिभाषा आप खुद बताइए, क्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा क्या होगा? इसका परिभाषा आप लोग खुद बताइए। तब क्या बताएंगे? वैसा ठोस जिसके अंदर कणों का संरचना क्रमबद्ध तरीके से होता है, एक प्रक्रम में होता है, उसे क्या कहेंगे? क्रिस्टलीय ठोस। इतना बात समझा दिए हैं, तो आप लोग खुद से इसका परिभाषा लिख लीजिएगा। वैसे ठोस जिनके कण एक निश्चित और सुव्यवस्थित संरचना में पाया जाता है। ठीक, वैसे ठोस जिसके कण
एक निश्चित और सुव्यवस्थित संरचना में पाया जाता है। लिख देते हैं, वैसे ठोस जिनके कण एक निश्चित, फिर चित्र भी बना देंगे नीचे, ठीक, निश्चित और सुव्यवस्थित अगर हर शिकार देखिएगा, अगर गलती होगा तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक। वैसे ठोस जिसके कण क्या क्या होगा पहले वो बता देते हैं, ठीक। जिसके कण निश्चित और सुव्यवस्थित तरीका से पाया जाएगा वो तो लिखेंगे, लेकिन कण का क्या क्या होगा वो भी लिखना बहुत जरूरी है। कण क्या हो जाएगा, परमाणु, अणु या आयन, ठीक। वैसे ठोस जिनके कण क्या हो जाएगा, या तो परमाणु, या तो अणु, या तो आयन, एक निश्चित एवं और सुव्यवस्थित संरचना में पाया जाता है। निश्चित और सुव्यवस्थित संरचना में पाया जाता है, ठीक। सुव्यवस्थित, एक निश्चित और सुव्यवस्थित संरचना में पाया जाता है। होता है, ठीक। कहेंगे भैया तो ये तो समझ गए कि क्रिस्टलीय ठोस किससे कहेंगे, जिसके कण यानी कि कण, परमाणु, अणु या फिर आयन निश्चित और सुव्यवस्थित तरीका में पाया जाता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, इसका चित्र किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से एक निश्चित प्रक्रम होगा, ठीक। या फिर इस प्रकार से भी बना सकते हैं, अलग अलग प्रक्रम भी फॉलो करता है। तो अलग अलग तरीके से संरचना होता है ना, अलग अलग तरीके से होता है, घनाकार होता है, वर्गाकार होता है, षष्ठकोणिक होता है, अलग अलग तरीके का होता है, ठीक। इस प्रकार से भी बना सकते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा एक कण, ये हो जाएगा कण, ये हो जाएगा कण, ये हो जाएगा कण, ये हो जाएगा कण, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक और दे देते हैं, ये कण हो गया, ये कण हो गया। एक सुव्यवस्थित तरीका से बढ़िया से पाया जा रहा है, किसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीय ठोस, ठीक। इसका कण है एक सुव्यवस्थित तरीका से, ये अलग अलग तरीका से जो इसका संरचना होता है, तीन तरीके से संरचना पाया जाता है। एक होता है बीसीसी, एक होता है एफसीसी शायद यही होता है, एचसीपी होता है, अलग अलग तरीके से पाया जाता है। जिसमें घन होता है, लोहा के बारे में नहीं पता होगा आपको, लेकिन उसमें क्या होता है, बीसीसी संरचना पाया जाता है, जिसमें अलग अलग तरीके से घनाकार होता है, बीच में एक परमाणु होता है, और टोटल 8 परमाणु होता है, अलग अलग कोने पर उसका परमाणु इस प्रकार से होता है। यहाँ घन बना देंगे एक, यहाँ पे वो बीच में इसका परमाणु होगा, वो यहाँ पे, वो यहाँ पे, वो यहाँ पे, यानी निश्चित ज्यामितीय आकार करेगा, ठीक। एक निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, एक परमाणु बीच में होता है, ठीक। इस प्रकार से बनता है, ये लोहा का होता है, इस प्रकार से और भी बहुत सारा चीज होता है। तो मतलब एक निश्चित ज्यामितीय आकार, ऐसे ही नहीं कोई निश्चित असुव्यवस्थित संरचना रहेगा, एक निश्चित ज्यामितीय संरचना रहेगा, ठीक। ये बात याद रखते हैं। गुण में इसका लिखेंगे, परिभाषा में तो इतना ही लिख देंगे कि निश्चित और सुव्यवस्थित संरचना में रहता है, लेकिन जब इसका गुण लिखेंगे तो गुण में लिखेंगे कि जो इसका गुण लिखेंगे, चलिए, कि ज्यामितीय संरचना में पाया जाता है, निश्चित ज्यामितीय संरचना। ज्यामिति मतलब क्या होता है, मैथमेटिक्स, त्रिभुज, और क्या होता है जी, घन, घनाभ, वर्ग, और क्या क्या होता है, शंकु, और क्या बहुत गोला वोला सब ढेर सारा होता है ना। तो एक ज्यामिति होता है, तो ज्यामितीय निश्चित ज्यामितीय संरचना में पाया जाता है, ठीक। तब इसके गुण लिखेंगे, समझ गए। कणों की संरचना के आधार पर पहला क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा होगा अक्रिस्टलीय ठोस। इसको इरेज कर देते हैं इधर से।
क्रिस्टलीय ठोस समझ गए। दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस, उसका पता लिख देते हैं, उसके बाद दोनों का गुण लिखेंगे। ठीक, गुण के आधार पर ही दोनों के बीच में डिफरेंस भी हो जाएगा, अंतर भी। दूसरा हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस, जो कि दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस, और इसके बारे में लिखेंगे। वैसा ठोस जिनके कारण, वैसे आप लोग तो खुद परिभाषा लिख दीजिए, हमको बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं, खाली टाइम पास होगा। आपको इतना समझा देंगे, खुद से आप लिख लेंगे कि वैसे ठोस जिनके कण एक निश्चित असुव्यवस्थित अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ठीक, तो लिख देंगे वैसे ठोस जिसके कण निश्चित व्यवस्था में नहीं पाए जाते हैं। वैसे ठोस जिसके कण एक निश्चित व्यवस्था में नहीं पाए जाते, निश्चित व्यवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ठीक, ये निश्चित व्यवस्था में नहीं पाया जाता है, यानी जैसे तैसे रहेगा। इसका एग्जांपल कुछ इस प्रकार से देते हैं। देखिए, ये हो गया एक कणों का एक प्रकार से गोला ज्यामितीय संरचना बनाएंगे। ठीक, ये बात याद रखेंगे, ज्यामितीय संरचना रहेगा, अलग अलग प्रकार का ज्यामितीय संरचना। ये हो गया इसका, जैसे तैसे रहेगा, एक निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं पाया जाएगा, जैसे तैसे इसका संरचना पाया जाएगा। ठीक है, इसे बोलेंगे अक्रिस्टलीय ठोस, जिसके अंदर का संरचना होता है एक निश्चित प्रक्रम नहीं, जिस क्रिस्टलीय ठोस इस प्रकार से बताए थे ना। चलो क्रिस्टलीय ठोस में इस प्रकार से निश्चित बताया था, लेकिन इसमें कहीं पे त्रिभुज, कहीं घनाकार, कहीं गोल, अलग अलग जगह से अलग अलग संरचना पाया जाता है, लेकिन रहेगा ठोस ही। ठीक, इसके अंदर ठोस का जितना भी पांचों गुण बताया था, पांचों गुण दोनों में विद्यमान रहेगा। ठोस का पांचों गुण दोनों में विद्यमान रहेगा, लेकिन इन दोनों में भी गुण के आधार पर अलग अलग अंतर होता है। इन दोनों में आपसे पूछा जा सकता है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखें, या फिर पूछा जाएगा क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के गुण लिखें। दोनों प्रश्न हम एक ही बात में क्लियर कर दे रहे हैं आपको। इसके बाद ठीक एग्जांपल लिख लीजिएगा। क्रिस्टलीय ठोस का एग्जांपल क्या होगा, इधर इसको हटा देते हैं, संरचना इसका ये वाला वो वाला संरचना। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख लीजिए। क्रिस्टलीय ठोस का एग्जांपल इसमें होता है धातु, इसमें एग्जांपल उदाहरण, जैसे एग्जांपल जरूर याद रखिएगा। जैसे क्रिस्टलीय ठोस क्या हो जाएगा, धातु, जितना भी धातु होता है सब धातु, और नमक। नमक सुन के आप लोग कहेगा नमक तो बुरादा पाया जाता है, तो बुरादा में कैसे हो सकता है, सभी जगह संरचना समान एक जैसी संरचना पाया जाएगा। हम बुरादा की बात नहीं कर रहे हैं। नमक मतलब कि इसका परमाणु के लेवल पे देखिए, नमक के अंदर जूम करके पूरा उसके परमाणु के स्तर पर जाइए, उसके बाद देखिए उसको परमाणुओं का संरचना, उसके कणों का संरचना, समझ रहे हैं ना। तो उसके अंदर की बात हो रहा है ना, कि आप लोग देखेंगे नमक कहेंगे ये तो बालू की तरह ही तो बुरादा कण है, तो इसके अंदर सभी संरचना कैसे समान हो सकता है। इसको हम लोग चाहे जैसन शेप में रख सकते हैं, तो उसका बात नहीं, उसके अंदर का परमाणुओं की संरचना के आधार पर बात हो रहा है, उसके अंदर के कणों की संरचना, अंदर उसको जूम कीजिए माइक्रोस्कोप पे, उसके कणों की संरचना के आधार पर हो रहा है। ठीक, और क्या होता है, धातु हो गया, नमक हो गया, और एक और होता है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है क्वार्टज। क्वार्टज 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 गूगल पे इसको सर्च कीजिएगा। एक फिटकिरी के टाइप का रहता है, जैसे फिटकिरी या मिश्री आप लोग देखें ना, उस प्रकार का रहता है क्वार्टज। धातु नमक आदि लिख देते हैं, क्वार्टज लिखना जरूरी नहीं। इसका एग्जांपल याद रखिएगा, धातु हो गया, नमक हो गया, क्वार्टज होता है।
टच कैसे दिखाया जी? आप फिटकिरी देखे हैं, मिश्री देखे हैं, ढेला वाला मिश्री, उसी टाइप का उसको संरचना होता है। या फिर जब फ्रिज में जमाते होंगे आप पानी, गर्म पानी को, तो जिस प्रकार से संरचना पाया जाता है ना, उसी प्रकार से होता है। इसका नाम है क्वार्टज। क्वार्टज ये होता है, ठीक। ये भी इसी के साथ, जितना भी धातु, लोहा, तांबा, पित्तल, आप जितना भी धातु देखते हैं सब क्रिस्टल ही होगा, जितना भी धातु का नाम सुने हैं। आप क्रिस्टल का उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण देते हैं, जैसे इसका जैसे हो जाएगा कांच, ठीक, प्लास्टिक, इसका कांच, प्लास्टिक देख लीजिए, परमाणु व्यवस्था, प्लास्टिक, कांच, प्लास्टिक, ठीक। और क्या हो जाएगा? मोम हो जाएगा, मोमबत्ती वाला मोम देखे ना, वो भी इसका हो जाएगा। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। धातु में जितना भी सोना, चांदी, हीरा, हीरा हीरा भी इसी संरचना में पाया जाता है, ठोस में। इसी में कणों का संरचना क्या नाम? क्रिस्टलीय ही होता है। हीरा भी क्रिस्टल होता है, क्रिस्टलीय संरचना में पाया जाता है। ग्रेफाइट भी क्रिस्टलीय संरचना में पाया जाता है। आप लोग 10th में हीरा का और ग्रेफाइट का संरचना भी देखे होंगे केमिस्ट्री में। 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर का नाम है शायद कार्बन एवं इसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें आप लोग देखे होंगे इसका संरचना भी, ठीक। तो ये हो गया उत्तर में, इसका उदाहरण लिख लीजिएगा। अब दोनों में क्या अंतर है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है, या फिर दोनों के बीच गुण कौन कौन सा हो, तो दोनों का गुण देखेंगे तो दोनों के गुण के आधार पर ही दोनों में अंतर पता चल जाएगा। जैसे मेरा गुण होगा कि मैं खाता बहुत हूँ, किसी और का गुण है कि वो सोता बहुत है, तो हम दोनों में अंतर भी हो जाएगा कि मैं खाता बहुत ज्यादा हूँ, सोता बहुत ज्यादा है। या फिर पूछा जाएगा कि हम दोनों का गुण लिखे, तो मेरा गुण हो जाएगा मैं ज्यादा खुद खाता हूँ, ज्यादा सोता है, ठीक। समझ गए ना? उसी के आधार पर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर लिखेंगे, या फिर दोनों का गुण बता देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर यहाँ तक समझ में आ गया सब कुछ, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पूरा नोट कर लीजिए। एक बार फिर से पूरा समझा देते हैं, ये पूरा जितने भी स्लाइड में लिखा गया है। सबसे पहला टॉपिक तो आपको क्लियर हो गया होगा ना। सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़े थे, 11 टॉपिक तो पढ़ना है ठोस अवस्था चैप्टर में। पहला टॉपिक था ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण, 5 गुण बता दिए हैं कि इसमें अंतराणु का स्थान बहुत कम होता है, इसमें अंतराणु का आकर्षण बल बहुत ज्यादा रहता है, इसका कणों का आयतन और कार्य निश्चित होता है, यह कठोर होता है, ये बता दिए। ठोस का कणों के संरचना के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, पहला है क्रिस्टलीय, दूसरा है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय क्या होगा? जिसका संरचना एक निश्चित प्रक्रम में पाया जाएगा, निश्चित व्यवस्था में रहेगा। जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में हो जाएगा धातु, जितना भी सोना, चांदी, हीरा भी रहता है, लेकिन हीरा धातु नहीं है। धातु हो गया, लोहा हुआ, जितना भी धातु देखते हैं ना, नमक, क्वार्ट्ज इत्यादि, ठीक। दूसरा होगा अक्रिस्टलीय ठोस, जिसके अंदर की संरचना, जिस ठोस के अंदर की संरचना निश्चित ज्यामितीय तरीके से नहीं पाया जाएगा, जिस ठोस के कणों की संरचना व्यवस्था एक निश्चित व्यवस्था में नहीं पाया जाता है, उसे कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे प्लास्टिक हो गया, मोम हो गया और कांच हो गया, ठीक। अब इनके गुण बताते हैं। गुण के जब गुण जान जाइएगा दोनों के, तो और दोनों के बीच में अंतर पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, हम हट जाते हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका गुण देखें, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। यहाँ तक तो हम आप उम्मीद करते होंगे कोई चीज दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई चीज परेशानी नहीं होगा, पूरा समझ में आ गया होगा। अगर पूरा समझ में आ गया है ना, तो आप एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर यहाँ तक क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस पूरा समझ में आ गया होगा, ठोस अवस्था को पूरा गुण समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वही कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट कीजिएगा। नहीं समझ में आया हम फिर से समझाएंगे और आपको नोट्स में और आसान भाषा में लिख कर देंगे, लेकिन पूरा समझा कर रहेंगे। क्योंकि अगर स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है, इसका मतलब जो समझा रहा है उसमें अंदर गलती है, ठीक। क्योंकि आप ऐसा समझाना चाहिए जिससे तुरंत समझ में आ जाए एक बार में। तो समझ गए? अगर समझ गए तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक। जितने भी दोस्त आपके क्लास 12th में हिंदी माध्यम से सभी के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्रिस्टलीय ठोस टॉपिक हमारा यही चलेगा, क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। देखिए, इन दोनों के गुणों के आधार पर अंतर लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस का क्या क्या गुण है और अक्रिस्टलीय ठोस का क्या क्या गुण है, इस आधार पर इसका अंतर भी हो जाएगा इसके बीच में कि दोनों में क्या क्या अंतर भी है, ठीक। इसको हम लोग थोड़ा इसको भी अंदर कवर कर देते हैं। चलिए देखिए, जो क्रिस्टलीय ठोस है उसकी संरचना क्या होती है
नियमित होती है, ठीक। क्रिस्टलीय ठोस की संरचना नियमित और सुव्यवस्थित होती है, ठीक। नियमित संरचना जो क्रिस्टलीय ठोस होती है, इसकी संरचना आपको बताया था कि नियमित और सुव्यवस्थित होती है। इस प्रकार से यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे दे रहा है। ये एक नियमित और सुव्यवस्थित संरचना है, ठीक। नियमित नियमित और सुव्यवस्थित होगा, ठीक। और सुव्यवस्थित 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 नियमित और सुव्यवस्थित। इसमें जो संरचना होगा नियमित और सुव्यवस्थित होगा। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस का संरचना नियमित है और सुव्यवस्थित है अच्छा से, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस का संरचना किस प्रकार से हमको बताए थे, इस प्रकार से बताए थे, ये बोला है यहाँ से जुड़ा हुआ इस प्रकार से। देखिए अक्रिस्टलीय ठोस इस प्रकार से हम आपको बताए थे, इस प्रकार से बनाया गया। इसकी संरचना अनियमित और अव्यवस्थित होता है, ठीक। तो इसकी संरचना के आधार पे क्रिस्टलीय ठोस का गुण क्या हो जाएगा, क्रिस्टलीय ठोस का पहला गुण हो जाएगा कि इसका संरचना नियमित और सुव्यवस्थित होता है। दूसरा गुण हो अक्रिस्टलीय ठोस का पहला गुण हो जाएगा, इसी के आधार पर अंतर भी लिख दे रहे हैं, ठीक। कि इसका संरचना क्या होता है, जो संरचना है अनियमित और अव्यवस्थित होता है। इसका संरचना अनियमित और अव्यवस्थित होता है, लिख देते हैं अनियमित और अव्यवस्थित। अनियमित और अव्यवस्थित इसका संरचना होता है, ठीक। दूसरा क्या है, गलनांक। गलनांक के आधार पे गुण लिखेंगे, अंतर लिखेंगे इसमें, ठीक। देखिए पहला क्या गुण, क्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक होता है वह निश्चित होता है। एक निश्चित टेम्परेचर पर जब क्रिस्टलीय ठोस को गर्म करेगा तो पिघलना शुरू हो जाएगा, ठीक। पिघलना शुरू हो जाएगा, यानी क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है। इसको आप धीरे धीरे गर्म कीजिए, पहले मुलायम होगा, फिर और मुलायम लचर पचर होगा, उसके बाद फिर पिघलना स्टार्ट करेगा, यानी कि इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है। लेकिन जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इसका गलनांक निश्चित होता है। एक निश्चित टेम्परेचर पे जब इसको गर्म करिएगा तो ये लिक्विड में बन जाएगा, ठीक। इसका गलनांक निश्चित होता है, लेकिन इसका गलनांक क्या होता है, अनिश्चित होता है। दूसरा गुण हो गया दोनों में, यही अंतर भी हो जाएगा। गलनांक क्या हो जाएगा, अंतर आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में, इसी प्रकार से लिखिएगा बना के सामने। अगर गुण पूछा जाएगा तो दोनों में गुण एक साथ पूछा जाएगा तो इस प्रकार से सामने में गुण लिख सकते हैं, ठीक। या फिर अलग अलग गुण भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से लिखना आसान होगा, अंतर भी पता चल जाता है, गुण भी पता चल जाता है। गलनांक क्या हो जाएगा, इसका निश्चित हो जाएगा, निश्चित ताप पर गलता है, यानी इसका गलनांक निश्चित है, लेकिन इसका गलनांक क्या है, अनिश्चित है। इसका गलनांक अनिश्चित होगा, ठीक। समझ गए, जो क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित और अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक अनिश्चित होता है। अगला क्या है, आकार के आधार पे क्रिस्टलीय ठोस का आकार क्या होता है, ज्यामितीय आकार होता है, एक निश्चित ज्यामितीय आकार। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर स्क्वायर बना रहा है ना, क्या कहते हैं उसको, स्क्वायर को वर्ग बना रहा है ना, तो एक निश्चित ज्यामितीय आकार होता है। लेकिन इसका कोई निश्चित, कहीं पे गोल है, कहीं पे टेढ़ा मेढ़ा, इसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है, ठीक। इसको आकार क्या हो जाएगा, निश्चित ज्यामितीय, निश्चित ज्यामितीय आकार, निश्चित ज्यामितीय आकार, ठीक। ये हर्षिक आंतरिक आकार का गलत होगा, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये इधर से वो थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक। ऐसा क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक। इसका जो आकार होता है अनिश्चित होता है। अगला है भौतिक गुण। दोनों में भौतिक गुण क्या होता है, तो क्रिस्टलीय ठोस का यह भौतिक गुण होता है कि यह समदिशीय होता है, विषम दिशीय होता है। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है वो समदिशीय होता है। मतलब समझाते हैं, सभी दिशा में अलग अलग दिशा में अलग अलग गुण होता है। भौतिक गुण क्या हो जाएगा, अलग अलग दिशा में अलग अलग गुण होगा।
अलग अलग दिशा में अलग अलग गुण होगा। ठीक, भौतिक गुण में क्या क्या आता है, जैसे इसका अपवर्तनांक हो गया, इसका प्रकाश का जो प्रकाश को इसमें कितना चाल हो जाएगा ठोस में, अपवर्तनांक हो गया, इसमें विद्युत चालकता कितना होता है, ये सब क्या हो जाएगा, इसका भौतिक गुण हो जाएगा। ठीक, विद्युत चालकता, अपवर्तनांक, ऊष्मा की चालकता, ये सब भौतिक गुण होता है। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें अगर हम दिशा बदलते हैं अलग अलग दिशा में, अलग अलग भौतिक गुण होता है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस का सभी दिशा में समान होता है, समदिशीय होता है। ठीक, सभी दिशा में समान होता है। सभी दिशा में समान होता है। ठीक, समझ गए, इसका सभी दिशा में समान होता है और इसमें अलग अलग दिशा में अलग अलग। आपको लग रहा होगा भाई आप गलत कर दिए हैं। आप गलत क्या कर दिए हैं, क्रिस्टलीय ठोस तो होता है सभी जगह सुव्यवस्थित एक ही तरीका से बना होता है, एक ही तरीका से बना होता है, यानी कि इसका सभी जगह तो सेम गुण होना चाहिए। तो दिशा बदलने पे इसका गुण कैसे बदल सकता है, आप लोग सोचे होंगे ना कि बता रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस का जो अंदर का कण का संरचना होता है सभी जगह समान होता है, निश्चित ज्यामितीय आकार एकदम दूर दूर तक फैला रहता है। ठीक, तो ये सब परमाणु के लेवल पे हो रहा है। ठीक, परमाणु के उसका परमाणु का कई सारा परमाणु एकदम दूर दूर पर एक निश्चित ज्यामितीय आकार में रहता है। लेकिन इसका अनिश्चित, कहीं पे ऐसा है तो कहीं पे इससे बड़ा, कहीं पे इससे छोटा, अलग अलग रहेगा। लेकिन फिर भी इसका क्रिस्टलीय ठोस होता है, इसका अलग अलग दिशा में अलग अलग गुण कैसे हो सकता है, जबकि इसका सभी जगह तो समान है, तो गुण तो समान होना चाहिए। लेकिन यही अपवाद के रूप में हो जाता है कि अलग अलग दिशा में अलग अलग गुण होता है। इसके अंदर क्यों होता है, क्योंकि इसमें कई सारा जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसके अंदर का घनत्व कहीं कहीं पे ज्यादा होता है। मतलब समझिए ना, यहाँ पे मान लीजिए क्रिस्टलीय ठोस है, मान लीजिए लोहा का ठोस है, तो यहाँ पे कई जगह होता है ना कि भर भर के इलेक्ट्रॉन भरा होता है, परमाणु भरा होता है, भर भर के परमाणु भरा है, कहीं पे कम परमाणु भरा है। ठीक, तो जहाँ पे भर भर के ढेर सारा परमाणु भरल है, जहाँ पे भर भर के ढेर सारा परमाणु भरल है, उसके अंदर जो उसका घनत्व होगा क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। कम जगह में ढेर सारा परमाणु भर जाएगा कोचा कोची करके, तो उसका घनत्व ज्यादा हो जाता है। और जब घनत्व ज्यादा होगा तो वो बरियार हो जाता है। ठीक, यानी कि उसको चिपने का प्रयास कीजिएगा, तो खींचने का प्रयास, तन्ने तक पीटने का प्रयास कीजिएगा, तो वहाँ पे ज्यादा तन्ने होगा। यानी कि वहाँ पे कम जगह में ढेर सारा, कहीं कहीं पे घनत्व ज्यादा हो जाता है। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसका कहीं कहीं पे ज्यादा घनत्व होता है, क्यों, कहीं कहीं पे जगह पे होता है ढेर सारा परमाणु रहता है, कहीं कहीं पे जगह कम, इसीलिए इसका अलग अलग दिशा में अलग अलग गुण होता है। ठीक, क्रिस्टलीय ठोस का जो घनत्व होता है कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम होता है, इसलिए अलग अलग जगह में अलग अलग इसका गुण होता है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस का सभी दिशा में समान होता है, क्यों कि ऐसा छुटकू छुटकू सा ऐसा ढेर सारा बना रहता है, जिससे समान संरचना होता है, छुटकू छुटकू सा सब अलग अलग जगह पे अलग अलग सब संरचना फैला रहता है। ठीक, यानी कि अगर इसमें क्रिस्टलीय ठोस में विद्युत प्रवाह कीजिएगा तो कहीं पे देखिएगा ज्यादा विद्युत प्रवाह हो रहा है, कहीं पे कम, अलग अलग दिशा में अलग अलग होगा। जैसे लोहा लीजिए, उसमें विद्युत प्रवाह कीजिए, जहाँ पे लोहा का घनत्व ज्यादा होगा, जहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी ज्यादा वहाँ पे परमाणु रहेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, जहाँ पे ज्यादा विद्युत प्रवाह होगा, कम प्रतिरोध होगा। लेकिन जहाँ पे बहुत कम परमाणु होगा वहाँ पे, लेकिन उस नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है। ठीक, तो जहाँ पे कम परमाणु होगा वहाँ पे धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, यानी कि धीरे धीरे विद्युत धारा चलकता होगा। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में तो चलकता की कोई बात ही नहीं हो सकती है, क्यों कि अगर होगा भी तो ना के बराबर, क्यों, क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जांपल ही आपको बताए थे, रबड़ होता है, प्लास्टिक होता है, कांच होता है, इस समय विद्युत का फ्लो हो ही नहीं करता, तो भौतिक गुण में विद्युत का फ्लो इसमें हो ही नहीं सकता है। उसमें का चालकता कांच में लगभग ना के बराबर होता है, तो इसमें विद्युत गुणों में विद्युत चालकता उसमें चालकता लगभग ना ही के बराबर होता है अक्रिस्टलीय ठोस में। तो क्या बोल सकते हैं कि सभी जगह समान होता है। मेन होता है ना कि इसका अंदर प्रकाश का अपवर्तन करने की क्षमता। अगर आप लोग रबड़ को रबड़ का ठोस अवस्था होता है उसमें प्रकाश का अपवर्तन, जैसे कांच लीजिए, रबड़ में तो नहीं होगा, लेकिन कांच लीजिए, कांच क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है, उसमें अगर प्रकाश का अपवर्तन करिएगा तो सभी जगह समान रहेगा, चाहे वो कांचवा का इधर ज्यादा मोटा हो इधर कम मोटा हो, वो जब प्लेन सपाट रहेगा तो सभी जगह सेम होगा। लेकिन जो ठोस ये होता है क्रिस्टलीय ठोस, यानी कि एक लोहा का चांदी का या फिर सोना का पतला चादर लीजिए, क्योंकि धातु है, धातु क्रिस्टलीय ठोस है, उसमें कहीं पे प्रकाश ज्यादा आर पर होगा, कहीं पे कम होगा, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन कहीं पे ज्यादा होगा, कहीं पे कम होगा। ठीक, तो समझ गए ना, इसका अलग अलग दिशा में अलग अलग गुण होता है। अगर नहीं समझ में आया है तो इसको रट लीजिए, हमको बहुत दिक्कत हो रहा है इसको समझने में, लेकिन फिर भी इसको चैट जीपीटी पे जाके और गूगल पे जाके बढ़िया से समझे तो फिर समझ में आया इसके अंदर का। इसके अंदर होगा इसके संरचना के कारण, जो इसके अंदर का क्रिस्टलीय ठोस का संरचना होता है,
BCC, FCC अलग अलग संरचना होता है, जिसके कारण कहीं कहीं पे परमाणु ज्यादा होता है, कहीं कहीं पे परमाणु कम होता है, इसलिए इसका भौतिक गुण अलग अलग दिशा में अलग अलग होता है। लेकिन इसके अंदर वो सब कोई बात नहीं, इसके अंदर सभी दिशाओं में समान होता है, लेकिन इसका सभी जगह एक समान का कण नहीं पाया जाता है, एक सुव्यवस्थित में नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी सभी जगह इसमें समान होता है इसके अंदर भौतिक गुण। ठीक, अगला क्या है, भौतिक गुण समझ गए, अलग अलग सब अलग अलग होता है। उदाहरण, उदाहरण तो आप लोग जानते हैं, उदाहरण नीचे लिख देंगे। उदाहरण से पहले एक और चीज है जिसके बारे में जिक्र करना जरूरी है, बुक में दिया हुआ है, उसका नाम है परासी। परास, दीर्घ परास और लघु परास है, ये है जी, परासी व्यवस्था। परास, परास जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इसमें दीर्घ परास होता है। ठीक, दीर्घ परास, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में लघु परास होता है, लघु परास। अब कहिएगा कि परास क्या है, तो परासी व्यवस्था का मतलब होता है कि एक समान संरचना का, अगर ज्यादा जगह पे एक समान संरचना रहेगा, एक समान संरचना मतलब कि अगर ज्यादा जगह पे एक समान संरचना रहेगा उसे दीर्घ परासी व्यवस्था कहेंगे। अगर कम जगह पे लगभग परमाणु के दो चारों परमाणु एक समान रहेगा तो उसको कहेंगे लघु परासी व्यवस्था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 छहों परमाणु तो एक ही जैसा है इसमें, तो इसको क्या बोलेंगे, लघु परासी व्यवस्था। यानी कि बहुत कम, बहुत छोटा स्तर पे एक समान पूरा संरचना रहता है, बहुत छोटा स्तर पे। लेकिन दीर्घ परासी व्यवस्था मतलब पूरा जितना भी उसका परमाणु है सभी एक समान, एक ज्यामितीय आकार में रहेगा, एक समान व्यवस्था में रहेगा, तो उसे कहेंगे दीर्घ परासी व्यवस्था। तो ये जरूर याद रखें, परास बहुत जरूरी है। ये दीर्घ परास होता है क्रिस्टलीय ठोस, क्यों, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस का नियमित और सुव्यवस्थित अवस्था में ज्यामितीय आकार का कण होता है, इसलिए इसमें सभी जगह पूरा क्रिस्टलीय ठोस में सभी जगह एक समान का परमाणु एक समान पूरा व्यवस्था रहता है, इसलिए इसको दीर्घ परासी कहते हैं। अगर आप एक जगह देखिएगा तो दूसरे जगह का भी अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ पे किस प्रकार। अगर यहाँ पे नाप लीजिएगा कि यहाँ पे मान लीजिएगा यहाँ पे घनाकार है, तो अपने आप पता चल जाएगा पूरा इसका ठोस घनाकार ही होगा, लेकिन इसमें पता नहीं चलेगा। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ गोलाकार है, यहाँ घनाकार है, यहाँ अलग है, यहाँ त्रिभुजाकार है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग रहता है, इसलिए इसे लघु परास कहते हैं। एक जगह देखने के बाद इसका पूरा ठोस का नहीं पता चल पाएगा कि किस प्रकार का संरचना है, लेकिन इसमें अगर जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इसमें अगर एक जगह देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि सभी जगह ऐसा ही इसका व्यवस्था होगा, इसके कणों का व्यवस्था ऐसा ही होगा, इसी प्रकार का ज्यामिति होगा, इसे कहेंगे दीर्घ परास, क्योंकि सभी जगह तो समान होता है। ठीक, तो लघु परास और दीर्घ परास। अगला सबसे लास्ट में लिख देते हैं उदाहरण। उदाहरण, ठीक, उदाहरण क्या क्या होगा, उदाहरण लिख लीजिए। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस में उदाहरण क्या क्या हो जाएगा, इसका क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण हो जाएगा हीरा, हीरा, धातु और नमक। हीरा, धातु और नमक हो गया क्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस में क्या क्या होगा, आपको आप खुद से बताइए, आपको बताया थे हम। अक्रिस्टलीय ठोस में हो जाएगा रबर, रबर, और हो जाएगा रबर के बाद प्लास्टिक, प्लास्टिक, रबर, प्लास्टिक, कांच और मोम, ये सब उदाहरण हो जाएगा किसका, अक्रिस्टलीय ठोस का। ठीक, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस समझ गए। अगर यहाँ तक पूरा समझ में आ गया है, यानी कि हमारा 2 टॉपिक क्लियर हो गया। चैप्टर 1, पहला चैप्टर क्या है, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था चैप्टर के अंदर हमारा 2 टॉपिक क्लियर, टोटल 11 टॉपिक पढ़ना है, जिसमें 2 टॉपिक क्लियर हो गया। पहला टॉपिक है कि ठोस का क्या क्या गुण होता है, प्रमुख गुण 5 बताए थे कि इसके अंदर अंतराणु का स्थान कम होता है, अंतराणु आकर्षण बल ज्यादा होता है, इसका जो निश्चित आकार में पाया जाता है, पूरा जितना भी कण होता है एक निश्चित आकार में रहता है, मतलब कि इसके आयतन और आकार निश्चित होता है, बोले थे ना 1 केजी कहता है 1 केजी का रहेगा ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था को बता दिए पूरा, उसका 5 गुण बताए थे कि कठोर होता है। ठीक, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक था क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, यानी कि आंतरिक संरचना के आधार पे आंतरिक कणों की संरचना, कौन कौन सा कण, परमाणु, अणु और आयन, ये तीनों कण होता है ना, तीनों कणों की संरचना के आधार पे ठोस को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में बताएं कि इसका जो कण होता है एक निश्चित क्रमबद्ध तरीके से पाया जाता है। ठीक, एक निश्चित क्रम में पाया जाता है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में निश्चित क्रम में नहीं पाया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद उसका पूरा बताएं कि इसका आकार निश्चित ज्यामितीय सतह से होता है, इसका आकार अनिश्चित ज्यामितीय सतह से, यानी कि दोनों का एक गुण हो गया। ठीक, दोनों का गुण, क्रिस्टलीय ठोस का गुण यहाँ पे लिख दिया, अक्रिस्टलीय ठोस का गुण, और दोनों में अंतर भी हो जाएगा। अंतर भी पूछ देगा तो इसी प्रकार से लिखिएगा, गुण के आधार पे अंतर हो जाएगा। अगर अंतर पूछेगा ना तो गुण के आधार पे इस प्रकार से अंतर भी लिख दिएगा, गुण
पूछेगा तो गुण भी लिख दीजिएगा। संरचना क्या हो जाएगा, क्रिस्टलीय ठोस का गुण लिखे तो क्रिस्टलीय ठोस का संरचना नियमित और सुव्यवस्थित होता है। क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित ताप पर गलता है, गलनांक निश्चित होता है। ठीक, फिर क्रिस्टलीय ठोस का आकार निश्चित होता है, निश्चित ज्यामितीय आकार का होता है। ठीक, फिर क्रिस्टलीय ठोस का भौतिक गुण होता है कि अलग अलग दिशाओं में अलग अलग गुण होता है। उसी प्रकार से क्रिस्टलीय ठोस का भी हो जाएगा। संरचना देख सकते हैं, ये होता है ज्यामितीय आकार का। अगर एक जगह हम जान लें कि पढ़े घनाकार है तो पूरा जगह घनाकार होगा। इसे कहते हैं कि एक जगह पढ़ने के बाद पूरा जगह का पूरा पता चल गया, इसे कहेंगे दीर्घपरासी। लेकिन एक जगह देखें तो गोलाकार है, कहीं घनाकार है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग संरचना होता है इसका क्रिस्टलीय ठोस के। इसे कहते हैं इसे लघुपरासी। ठीक, लघुपरासी व्यवस्था, दीर्घपरासी व्यवस्था, सब समझ गए हैं। तो हमारा 2 टॉपिक क्लियर हो चुका है। अब हमारा अगला टॉपिक है क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। शायद यही है अगला टॉपिक, तीसरा टॉपिक। आपको हम बोलेंगे 11 टॉपिक आप लिख लीजिए। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण तीसरा टॉपिक है, जो कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचते रहे। और इस वीडियो को अपने कम से कम एक दोस्त के पास जरूर शेयर कीजिएगा, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में कम से कम अपने एक दोस्त के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा वीडियो। अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।